हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा राष्ट्रीय सर्वेक्षण या राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 प्रैक्टिस पेपर थर्ड विषय हिंदी और हिंदी का कक्षा 10वीं का प्रैक्टिस सेट जो है इसको हम लगाने वाले हैं। इस पुस्तिका में कुल 70 प्रश्न रहेंगे, 120 मिनट का समय रहेगा और 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ें। अब अपना टॉपिक है राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन के बारे में हमको कुछ इन्फॉर्मेशन है। अब इस नोट को ढंग से पढ़ें। सुसु डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। यह स्तनधारी जंतु पवित्र गंगा की शुद्धता को भी प्रकट करता है, क्योंकि यह केवल शुद्ध और मीठे पानी में ही जीवित रह सकता है। इसे मीठे पानी की डॉल्फिन भी कहा जाता है। इन डॉल्फिन मछलियों का शरीर थोड़ा मोटा होता है, जैसे आप बहुत सारे पार्कों में देखा और हमको टीवियों में दिखाया जाता है डॉल्फिन के बारे में। ये मछलियाँ समझदार मछलियाँ भी हैं। ये मछलियाँ लंबे नौकादार मुंह वाली होती हैं और इनके पर बड़े होते हैं और शरीर पीछे से तिकोना और कम विकसित होता है। इनकी आंखें लेंस रहित होती है, इसलिए यह केवल प्रकाश की दिशा का पता लगाने में ही काम आती है। झींगा तथा छोटी मछलियों को निगलने के लिए डॉल्फिन पानी की काफ़ी गहराई तक जाती है। कभी कभी इनकी त्वचा पर गुलाबी रंग की आभा भी दिखाई देती है। नदी में रहने वाली डॉल्फिन मछली एकांत में रहना पसंद करती है और मादा मछली नर मछली से बड़ी होगी। इन्हें स्थानीय तौर पर सुसु कहा जाता है, क्योंकि यह सांस लेते समय ऐसी आवाज़ निकालती हैं। यह प्रजाति भारत, नेपाल, भूटान की गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र नदियों में तथा बांग्लादेश की कर्णफुली नदी में पाई जाती है। नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन की संख्या बहुत कम होती जा रही है। इस प्रजाति की संख्या में गिरावट के मुख्य कारण है अवैध शिकार करना। अवैध शिकार के कारण ये जो जातियाँ हैं वो विलुप्त के कगार पर है। नदी के घटते प्रवाह और नदियाँ भी कम होती जा रही हैं, प्रवाह भी कम होता जा रहा है नदियों का। नदी के पानी में भारी मात्रा में मिट्टी का जमा हो जाना, जो इनके लिए उचित अनुकूल वातावरण नहीं है। नदी पर बांध का निर्माण करना, जिसके कारण इनके तैरने में बाधा आती है। इसलिए इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में शामिल किया गया है। मतलब इनको रिजर्व या उनको ये कह सकते हैं कि इनको सुरक्षा प्रदान की गई है और इनके लिए एक अधिनियम बनाया 1972 में। अब जानिए इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन के बारे में। इसमें लिखा है, इन डॉल्फिन की आंखें लेंस रहित होती है, इसलिए यह केवल प्रकाश की दिशा का पता लगाने में ही काम आती है। इस वाक्य में हम कह सकते हैं कि डॉल्फिन उस जगह पर पहुंच सकती है जहां से रोशनी आ रही हो। दूसरा है, डॉल्फिन की आंखों के सामने हमेशा अंधेरा रहता है। तीसरा ऑप्शन है कि डॉल्फिन नदी में अक्सर अपना रास्ता भूल जाती है। डॉल्फिन हमेशा एक ही दिशा में रहती है। तो हम देख ले थोड़ा, इस क्वेश्चन का आंसर यही है। डॉल्फिन की आंखें लेंस रहित होती है, तो इसलिए केवल प्रकाश की दिशा का पता लगाने में ही, तो प्रकाश की दिशा का पता लगाने का मतलब कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डॉल्फिन उस जगह पहुंच सकती है जहां से रोशनी आ रही है, मतलब ये रोशनी को महसूस कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मछलियों में ऐसी कौन सी खूबी है जिसके कारण इनकी अलग पहचान बनती है। तो इन मछलियों की खूबी जो है वो देख लेते हैं। पहला है, ये गहरे पानी में रहती है, बिल्कुल नहीं। दूसरा, ये तैरकर दूर जा सकती है, ये भी कोई खूबी नहीं है, तो मछलियों की विशेषता होती है। ये झुंड में रहना पसंद करती है, बिल्कुल गलत, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि ये मछलियाँ तो केवल एकांत रहना पसंद करती है। फिर ये डी वाला जो ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सुसु की आवाज़ निकालती है, इसलिए ना सुसु मछली के नाम से भी जानते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन।
इनमें से कौन सा तथ्य इन मछलियों के बारे में सही है। तो हमको एक राइट वाला आंसर जो है उसको चूज करना है। पहला है, ये मछलियाँ केवल झींगा खाती है। झींगा तो खाती है लेकिन छोटी मछलियों को भी भक्षण करती है। दूसरी बात, तो ये जो ऑप्शन है इसका, ये मछलियाँ समुद्र में रह सकती है। सॉरी, ये मछलियाँ समुद्र में नहीं रह सकती। तीसरा है, इन मछलियों को गहरे पानी में तैरना नहीं आता है। बिल्कुल गहरे पानी में भी तैर सकती है। मादा मछलियों के शरीर से एक रोशनी निकलती है। बिल्कुल गलत। तो जो इसका जो उचित और राइट आंसर जो है वो ये वाला, ये मछलियाँ समुद्र में रह सकती है, नहीं रह सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गद्यांश में रेखांकित वाक्यों के आधार पर नीचे दिए गए चित्रों में सुसु डॉल्फिन का चित्र पहचानिए। अब हमको जो सुसु डॉल्फिन है उसका चित्र पहचानना है। हमने अगर चित्र को ढंग से पढ़ा हो या गद्यांशों को हमने ठीक से अवलोकन किया तो उसमें इसका राइट आंसर मिल जाएगा। हम वापस से वहीं आ जाते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। इसमें लिखा है, ये मछलियाँ लंबे नौकादार मुंह वाली होती है और इनके शरीर पर बड़े फिन्स पाए जाते हैं। शरीर पीछे से तिकोना होता है। तो अब इस चित्र का अवलोकन करें तो अवलोकन में हमें ये आगे से देखो नुकीला, तो नुकीला किसका देखें, ये जो डी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद अगला है, मेरी कक्षा की सुलेखा तैराकी प्रतिस्पर्धा में रिक्त स्थान विजेता रह चुकी है। खाली जगह के लिए सही वर्तनी वाला शब्द चुने। मेरी कक्षा की सुलेखा, तो हमको इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अब इनमें अंतर्राज्यीय, अब इनमें से कौन सा जो अंतर्राज्यीय स्पर्धा है वो वाला सही होगा। तो ये जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही इसका आंसर होगा। अगला है, हमें धन का अपव्यय नहीं करना चाहिए। इस उक्ति या कथन में रेखांकित शब्द से क्या अर्थ निकलता है। हमें धन को बचाना नहीं चाहिए। उसके बाद हमें धन को गंवाना नहीं चाहिए। हमें धन व्यर्थ नहीं खर्च करना चाहिए। हमें धन बिल्कुल खर्च नहीं करना चाहिए। तो देखो इसमें से जो उचित कथन है उसका हमें अपव्यय का मतलब होता है कि व्यर्थ में खर्च नहीं करना चाहिए। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल सी वाला जो ऑप्शन है, हमें धन व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए। उसके बाद अब इसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़कर और समझकर प्रश्न क्रमांक 8 से 12 तक के उत्तर दें। धरती स्वर्ग दिखाई दे, करके ऐसा काम दिखा दो जिस पर गर्व दिखाई दे, इतनी खुशियाँ बांटो सबको, हर दिन पर्व दिखाई दे, हरे पेड़ जो काट रहे हैं उन्हें खूब धिक्कारो, खुद भी पेड़ लगाओ, इतने धरती स्वर्ग दिखाओ। तो पहला तो
हमारा ये है। और दूसरा है, कोई मानव शिक्षा से भी वंचित नहीं, कोई मानव शिक्षा से भी वंचित नहीं दिखाई दे। सरिताओं में सरिताओं में कूड़ा करकट संचित नहीं दिखाई दे। वृक्ष रोप कर पर्यावरण का संरक्षण ऐसा करना। दुष्ट प्रदूषण का भय भू पर किंचित नहीं दिखाई दे। और तीसरी है, हरे वृक्ष से वायु प्रदूषण का संहार दिखाई दे। हरियाली और प्राणवायु का बस अंबार दिखाई दे। जंगल के जीवों के रक्षक बनकर दिखला दो, जिससे सुखमय प्यारा प्यारा यह संसार दिखाई दे। और चौथा है, वसुंधरा पर स्वस्थ शक्ति का बस अधिकार आधार दिखाई दे। जड़ी बूटी औषधियों की बस भरमार दिखाई दे। जागो बच्चों, जागो मानव, यत्र करो कोई ऐसा, कोई प्राणी इस धरती पर ना बीमार दिखाई दे। तो अब इनमें से हमको जो राइट आंसर है उसका जवाब देना है। हर दिन त्योहार जैसा लगे, इसके लिए कवि ने क्या सलाह दी है? तो अब इसमें से हमको इसका विश्लेषण करना है। खूब अपना नाम कमाओ, तो ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद दूसरा है, सब तरफ दीपक जलाओ, बिल्कुल नहीं। उसके बाद तीसरा है, पेड़ काटने वालों को सजा दें। तो पेड़ काटने वालों को सजा क्यों दें? उनको पहली बात तो धिक्कार है कि पेड़ ना काटे, और पेड़ के बारे में उनको समझाएं कि वृक्षों के क्या महत्व होते हैं, और खुद भी पेड़ लगाएं। लेकिन जो इसका जो राइट आंसर होगा वो सब लोगों में प्रसन्नता फैलाएं। इससे क्या होगा कि हर दिन त्योहार जैसा लगने लगेगा। अगला क्वेश्चन है, कविता के दूसरे पद के अनुसार मनुष्य को किसके अभाव में नहीं रहना चाहिए? तो कविता के दूसरे पद के अनुसार मनुष्य के किसके अभाव में नहीं रहना चाहिए? तो हम दूसरे अभाव या कोई मानव शिक्षा से भी वंचित नहीं दिखाई दे, तो हम वापस आ जाते हैं वहीं पे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पढ़ने लिखने से। अगला क्वेश्चन है, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों से क्या अर्थ निकलता है? हरियाली और प्राणवायु का बस अंबार दिखाई दे। सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही विकल्प है, हरियाली और प्राणवायु, इसका जो मुख्य फैक्ट है, तो इसमें अंबर से केवल हरियाली और प्राणवायु दिखते रहते हैं, तो कोई तर्कसंगत आंसर नहीं है। धरती पर ढेर सारी साफ हवा और पेड़ पौधे बने रहे। अंबर में हरियाली और साफ हवा हमेशा बनी रहे। और डी वाला है, धरती पर सब तरफ केवल पेड़ पौधे ही दिखाई धरती पर सब तरफ केवल पेड़ पौधे ही दिखाई देते रहे। तो अब इसका जो आंसर होगा ये भी नहीं हो सकता, अंबर ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि पेड़ पौधे रहेंगे तो फिर जीव जंतु कहाँ जाएंगे। तो इसका जो उचित आंसर है वो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, अंतिम पद में कवि किसके लिए प्रयत्न करने के लिए कह रहा है? प्रदूषण के लिए? बिल्कुल नहीं। मानवता के लिए? बिल्कुल नहीं। पर्यावरण के लिए? बिल्कुल नहीं। तो फिर किसके लिए कह रहा है?
तो जो इसका राइट आंसर होगा तो ये देखिए अंतिम पद में देखो, कोई प्राणी इस धरती पर ना बीमार दिखाई दे। मतलब अगर वो बीमार नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो वो तंदुरुस्त होगा। जो इसका जो राइट आंसर है वो कहना चाह रहा है कि वो तंदुरुस्ती के लिए। अगला है वृक्षारोपण कर पर्यावरण को सुंदर बनाएं, रिक्त स्थान को अपनी स्वर्ग सा सजाएं। खाली स्थान के लिए कविता में से उचित शब्द का चयन करिए। इसका जो राइट आंसर होगा यह वसुंधरा पर। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वसुंधरा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 छात्रों ने कुछ शब्दों को अपने अनुसार वर्णमाला क्रम में लिखा। रेखा, दस्तावेज, निरीक्षण, बरबस, मुंगेरी, मृदुल। राकेश ने लिखा बरबस, मुंगेरी, मृदुल, दस्तावेज, निरीक्षण। निखिल ने लिखा बरबस, दस्तावेज, मृदुल, मुंगेरी, निरीक्षण। अक्षत ने लिखा दस्तावेज, बरबस, निरीक्षण, मुंगेरी, मृदुल। अब हमें इनमें से सही क्रम का चयन करना है। सही क्रम का चयन कि किसने सही लिखा। तो जो इसका जो सही या उचित उत्तर होगा वो होगा ए नंबर वाला ऑप्शन। रेखा का जो क्रम है बिल्कुल सही है। पहले दस्तावेज, निरीक्षण, बरबस, मृदुल और फिर मृदुल। उसके बाद नीचे दी गई कहानी को ध्यान से पढ़कर और समझकर प्रश्न संख्या 26 से लेकर 30 तक इनके उत्तर दें। छुट्टी गांधी जयंती की। आज गांधी जयंती के अवसर पर दफ्तर में छुट्टी थी। मैं घर पर बैठा था, आराम कर रहा था। अक्टूबर का महीना आने के बाद भी गुड़गांव जो कि दिल्ली के पास एक उपनगर की तरह है कि गर्मी में कोई कमी नहीं आती थी। यहाँ प्रदूषण का प्रताप है कि महाभारत की बारूद अभी तक ठंडी नहीं हुई है। मुझ जैसे लोग जो यहाँ पूर्व यानी कि बंगाल, बिहार से आए थे, पिछले 4 वर्षों में एक बार मूसलाधार बारिश में भीगने के लिए तरस गए। मेरी तो हताशा एक बार इतनी बढ़ गई कि मैंने अपने नल से पाइप निकालकर छत पर लटका दिया और उसी के नीचे सावन की गिरती तेज धार में ना पाने का सुख लुटने की कोशिश की। तो इस गद्यांश को हमको ध्यान से पढ़ना है।